वित्त की मूल बातें मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और उनके लाभ और नुकसान के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग और उसकी शब्दावली के बारे में सीखेंगे। व्यवसाय में धन के प्रवाह के बारे में जानेंगे और व्यवसाय में पूंजी के सामान्य स्रोत के बारे में सीखेंगे। किसी भी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के माध्यम से अपने निवेशकों के लिए पैसा कमाना है। सामान्य व्यापारिक संगठन के मुख्य प्रकार हैं: एकल स्वामित्व, साझेदारी और संगठन निगम। एकल स्वामित्व व्यवसाय वह होता है जिसमें एक ही व्यक्ति मालिक होता है और वह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों और व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। मालिक और व्यवसाय के बीच कोई अंतर नहीं है। व्यवसाय के माध्यम से अर्जित सभी मुनाफे के लिए एक ही कराधान है। एकल स्वामित्व के लाभ हैं: एक ही व्यक्ति है जो व्यवसाय का मालिक होने के साथ साथ उसे चलाता भी है, इसलिए हित पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। एकल स्वामित्व के नुकसान हैं: समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब मालिक व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति से भिन्न होता है। इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि एकल मालिक के जीवन के अंत के बाद व्यवसाय का क्या होगा। इस अनिश्चितता को देखते हुए एकल स्वामित्व वाली कंपनियों और छोटी कंपनियों के लिए विभिन्न स्रोतों से पूंजी जुटाना बहुत मुश्किल है। व्यक्तिगत एसेट्स का उपयोग व्यावसायिक घाटे को कवर करने के लिए किया जा सकता है, जिससे मालिक के लिए असीमित दायित्व कहा जाता है। साझेदारी व्यवसाय में एकल स्वामित्व के समान है, लेकिन इसमें कई मालिक होते हैं, जिन्हें भागीदार कहा जाता है। इन साझेदारी फर्मों में आपके पास उन साझेदारों का केवल एक उपसमूह हो सकता है जो वास्तव में रोजमर्रा के व्यवसाय को चला रहे हैं या प्रबंधित कर रहे हैं। कुछ पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो स्लीपिंग पार्टनर की तरह अधिक हों। वे पूंजी प्रदान करते हैं, अपना पैसा निवेश करते हैं, लेकिन संगठन या व्यवसाय के दैनिक संचालन में शामिल नहीं होते हैं। साझेदारी व्यवसाय के नुकसान हैं: यदि साझेदारों की मृत्यु हो जाए तो साझेदारी का क्या होगा? क्या व्यवसाय साझेदारों के जीवन के बाद भी टिकेगा? इस तरह के विचारों से व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाना मुश्किल हो जाता है। साझेदारी के जीवन की अनिश्चितता को देखते हुए वे छोटी कंपनियां बन जाती हैं क्योंकि उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त धन और पूंजी नहीं मिल पाती है। इसमें अनेक भागीदार के रूप में अनेक व्यक्ति शामिल हैं। हितों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। एक भागीदार जो व्यवसाय को अधिक सक्रिय रूप से चला रहा है, हो सकता है कि वह अपने सर्वोत्तम हित में काम करने की कोशिश कर रहा हो, जो जरूरी नहीं कि अन्य भागीदारों के सर्वोत्तम हित में हो जो व्यवसाय चलाने में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं। साझेदारी के उदाहरण: भाई बहनों की मिलकर किराने की दुकान, कंसल्टिंग फर्म और लॉ फर्म, अकाउंटिंग फर्म। संगठन निगम एक अलग स्टैंडअलोन कानूनी इकाई है जो संगठन के मालिकों से अलग है। मालिकों को कंपनी में शेयरधारक कहा जाता है। निगम अपने दैनिक कार्यों को चलाने के लिए मैनेजमेंट की नियुक्ति करता है। निगम के पास अपना पैन नंबर है, मालिकों के पास अपना पैन नंबर है। इसलिए मालिकों, बाहरी लोगों, शेयरधारकों और कंपनी को दैनिक आधार पर चलाने वाले प्रबंधकों के बीच स्पष्ट अलगाव होता है। सामान्य निगमों के उदाहरण हैं: भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, रिलायंस, एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक। निगम के लाभ हैं: निगम का जीवन किसी एक मालिक या भागीदारों के समूह पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसकी अवधि को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है।
अन्य व्यावसायिक संरचनाओं की तुलना में निगमों के लिए पूंजी जुटाना आसान है। इससे निगमों को आमतौर पर आकार में बड़ा होने और अधिक संख्या में लोगों को रोजगार देने में मदद मिलती है। निगमों के मालिकों का व्यक्तिगत दायित्व सीमित होता है। इसका मतलब यह है कि घाटे या वित्तीय कठिनाइयों की स्थिति में मालिकों और शेयरधारकों को केवल निगम में निवेश की गई राशि खोने का जोखिम होता है। निगम के नुकसान हैं: मालिक शेयरधारक होते हैं और वे कंपनी को चलाने के लिए प्रबंधकों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि इस अलगाव से शेयरधारकों और प्रबंधकों के बीच हितों का टकराव या हितों का गलत संरेखण हो सकता है। निगम द्वारा अर्जित लाभ दोहरे कराधान टैक्सेशन के अधीन है। इसका मतलब यह है कि निगम की कमाई पर कॉरपोरेट स्तर पर कर लगाया जाता है और जब ये मुनाफा शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में वितरित किया जाता है तो उन पर व्यक्तिगत स्तर पर फिर से कर लगाया जाता है। दोहरे कराधान की इस प्रणाली के परिणामस्वरूप कर का बोझ बढ़ सकता है। एकमात्र स्वामित्व कंपनी में कंपनी अपने मालिक से कानूनी रूप से अलग इकाई है और इसमें सीमित देयता सुविधा भी है। सीमित देयता भागीदारी दी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपने मालिक या मालिकों से अलग एक स्टैंडअलोन कानूनी इकाई है और इसमें निगम की सीमित देयता सुविधा भी है। एकाउंटिंग दिन प्रतिदिन के लेन देन की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग है। यह किसी भी व्यवसाय में आने और जाने वाले धन के प्रवाह पर नजर रखता है। भविष्य की योजना बनाने के लिए एकाउंटिंग विवरणों की आवश्यकता होती है। एकाउंटिंग ऐतिहासिक लेनदेन रिपोर्टिंग पर केंद्रित है। व्यवसाय में वित्त का कार्य है आर्थिक संचालन और भविष्य के लिए योजना बनाना और निर्णय लेना। पिछले वित्तीय विवरणों का उपयोग करके भविष्य के वित्तीय परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। वित्त अनिश्चित भविष्य की योजना पर केंद्रित है। देनदारियां यह उन तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे व्यवसाय ने विभिन्न संस्थाओं से पूंजी जुटाई है जिसे चुकाया जाना है। ये भुगतान का वादा किया गया है जिसे पूरा करना होगा, अन्यथा कंपनी की एसेट्स जब्त की जा सकती है। उदाहरण बैंक ऋण, पट्टे और नकद भुगतान कर। इक्विटी यह किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी का एक अन्य स्रोत है जिसमें इक्विटी पूंजी प्रदान करने वाले लोगों को चुकाने का कोई दायित्व या वादा नहीं है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप शेयरधारक बन जाते हैं। यदि कंपनी में मुनाफा होता है तो आपके शेयर का मूल्य बढ़ जाता है और इसके विपरीत भी। कंपनी आपको वह राशि वापस करने के लिए बाध्य नहीं है जो आपने उसका शेयर खरीदने के लिए खर्च की थी। इक्विटी धारकों को मिलने वाला एकमात्र भुगतान डिविडेंड कहलाता है और आप लाभ प्राप्त करने के लिए शेयर बेच सकते हैं। एसेट्स ये व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार की मशीनरी, भवन, भूमि, फर्नीचर, उपकरण हैं। राजस्व इसे बिक्री भी कहा जाता है। राजस्व मूल रूप से वह आय है जो कोई भी व्यवसाय अपने ग्राहकों को उत्पाद और या सेवाएं प्रदान करने से अर्जित करता है। लागत व्यवसाय और सेवाएं चलाने के लिए किए गए खर्च को लागत कहते हैं। लागत के उदाहरण कर्मचारियों का वेतन, श्रम लागत, कच्चे माल की लागत, सामान खरीदने का खर्चा, सेवाएं, जीएसटी और आयकर। आइए आगे समझते हैं किसी व्यवसाय में प्रारंभ से अंत तक धन का प्रवाह कैसे होता है। पूंजी के स्रोत, निवेश और एसेट्स, व्यापार का संचालन, राजस्व, लाभ। देनदारियां और इक्विटी किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी के दो स्रोत हैं। निवेश करने और राजस्व उत्पन्न करने से पहले पूंजी जुटाने की जरूरत है। एक बार पूंजी जुटा लेने के बाद इसे एसेट्स में निवेश किया जा सकता है।
इन एसेट्स का उपयोग व्यवसाय के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एसेट्स का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है जो व्यवसाय के प्राथमिक संचालन का निर्माण करते हैं। वेतन, कच्चे माल और विक्रेताओं और सप्लायरों को भुगतान जैसे खर्चों के लिए किया जाता है। राजस्व ग्राहकों को सामान और सेवाएं बिक्री करने से प्राप्त होने वाला आय है। लाभ की गणना राजस्व से लागत घटाकर की जाती है। लागत में ऋण चुकौती, ऋण पर ब्याज, व्यय, कर और डिविडेंड शामिल हैं। शेयरधारकों को डिविडेंड देने का निर्णय मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है और यह किसी विशेष वर्ष में हो भी सकता है और नहीं भी। कोई भी व्यवसाय पूंजी जुटाने के लिए दो प्रमुख स्रोतों पर निर्भर करता है। ऋण: एक व्यवसाय किसी ऋणदाता से एक निश्चित अवधि के लिए ऋण या मूल राशि उधार लेता है। ऋणदाता कोई बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय निगम (एनबीएफसी) हो सकता है। यह डिबेंचर के माध्यम से भी हो सकता है। ऋण के स्रोत: बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, एचडीएफसी फाइनेंस। डिबेंचर: इसका तात्पर्य निवेशकों से सीधे उधार लेने से है। ये वास्तव में बड़ी स्थापित कंपनियों के लिए लागू हैं। किसी कंपनी में निवेश करने के दो तरीके हैं: शेयर खरीदना और डिबेंचर खरीदना। शेयर खरीदने का मतलब है आंशिक मालिक बनना, जिसमें मैनेजमेंट तय करता है कि डिविडेंड देना है या नहीं। डिबेंचर खरीदने का मतलब है कि कंपनी को निवेशक को ऋण और ब्याज की राशि वापस करनी होगी। लेकिन कंपनी 6 महीने में एक बार कूपन के माध्यम से ब्याज का भुगतान करती है। मूल राशि का भुगतान डिबेंचर के जीवन के अंत में किया जाता है। शेयर बाजार में शेयर और डिबेंचर दोनों खरीदे जा सकते हैं। ऋण ब्याज और ईएमआई: ऋण ब्याज दर के साथ आते हैं। ऋणदाता को मासिक आधार पर समान मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान किया जाता है। ईएमआई में बकाया मूल राशि और ब्याज का एक हिस्सा शामिल होता है। ऋण चूक डिफ़ॉल्ट: जब कोई व्यवसाय ईएमआई भुगतान करने में विफल रहता है तो इसे ऋण डिफ़ॉल्ट माना जाता है। ऐसे मामलों में ऋणदाताओं को कंपनी का मालिकाना हक लेने का अधिकार है। वे बकाया रकम वसूलने के लिए कंपनी की एसेट्स बेच सकते हैं। इक्विटी: इक्विटी का मतलब किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक से है। इक्विटी धारक को शेयरधारक या स्टॉक धारक भी कहा जाता है और ये सभी एक ही चीज को दर्शाते हैं। इक्विटी धारक कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन उन्हें कंपनी की तरफ से किसी निश्चित भुगतान का वादा नहीं किया जाता। धन्यवाद।